जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे YouTube पे सेकंड वीडियो है। एसएससी जीडी की बात करें, इसका पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मैथ का क्वेश्चन देखा था, जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज जो देखेंगे, आज भी एसएससी जीडी का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। चलते हैं, वीडियो में बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह एक कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है। उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि शेष कार्य को वह 9 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि रेखा को एक कार्य अवधि में ही वह कार्य पूरा करना है तो उस कार्य को पूरा करने में उसे कितने घंटों का समय लगेगा। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रेखा जो है किसी काम को 24 घंटे में कर सकती है। तो सबसे पहली बात रहती है कि देखिए, इस क्वेश्चन में आपको रेखा की क्षमता नहीं पता है, और क्षमता पता होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मेरी क्षमता है कि मैं 1 घंटे में 2 आम खा सकता हूँ, तो मैं 2 घंटे में 4 आम खाऊंगा, 3 घंटे में 6 आम। यानी कहीं ना कहीं अगर मेरी इफिशियंसी, अगर क्षमता पता है, तो हम कितना घंटा भी काम करेंगे तो इफिशियंसी के हिसाब से अपना टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। जैसे मेरी क्षमता है कि एक दिन में हम 10 आम खा सकते हैं, और टोटल हम 10 दिन तक खाते हैं तो पूरा आम खत्म हो जाता है। तो पूरा आम की संख्या कैसे निकलेगा, तो अपनी एक दिन की मतलब दैनिक क्षमता से टोटल दिनों की संख्या में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल आम की संख्या निकल जाएगा। सेम वही चीज है यहाँ पे। रेखा जो है, रेखा की क्षमता आपको पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में रेखा की क्षमता हम मान लेते हैं। माना कि रेखा की क्षमता, रेखा की जो क्षमता है, एफिशिएंसी, वो ए है। मतलब 1 घंटे में वो ए पीस काम कर सकती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि रेखा जो है किसी काम को 24 घंटे में समाप्त कर सकती है। इसका मतलब कि अगर 1 घंटे में ए पीस काम करेगी तो 2 घंटे में 2 ए, 3 घंटे में 3 ए, 4 घंटे में 4 ए, ऐसे करके। तो ये टोटल काम जो है, अगर मैं कुल काम की बात करूं कि कुल काम है कितना, तो कुल काम कितना होगा। अगर रेखा जो है 1 घंटे में ए पीस काम करती है और वो किसी काम को 24 घंटे में खत्म करती है, इसका मतलब कि टोटल काम कितना हो जाएगा, 24 ए। यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रेखा जो है प्रारंभ में कितने घंटे, प्रारंभ में 8 घंटे तक उसी क्षमता से काम करती है। तो आप खुद बताइए कि अगर उसी क्षमता का मतलब किस क्षमता, ए की क्षमता से, तो अगर 1 घंटे में ए पीस काम करेगी तो 8 घंटे में कितना पीस काम हो जाएगा, 8 ए। ठीक है, 8 पीस काम हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए यहां से शेष काम आपके पास कितना बचा, शेष काम, तो आप कहेंगे कि 24 या टोटल काम था, उसमें से 8 घंटा तो कर चुकी है, तो बचा यानी आपके पास 16 ए पीस काम। यानी 16 ए पीस कहने का मतलब है कि आप देखा जाए कि अगर 1 घंटे में यही पीस काम कर रहा है तो 16 ए पीस काम करने में कितने घंटे लगेंगे, 16 घंटे। तो हम ये कह सकते हैं कि शेष काम को करने के लिए इसके पास और मात्र 16 घंटे बचे हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये शेष काम को 16 घंटे में नहीं, 9 घंटे में करती है। तो बताइए, जिस काम को 16 घंटे में करना था, अगर कोई व्यक्ति उस काम को 9 घंटे में करता है, इसका मतलब कि वो अपनी क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि जैसे क्षमता बढ़ेगा समय क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 16 घंटे के बजाय कहाँ 9 घंटे लग रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं इसका क्षमता जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो हमें पता नहीं कि आखिर उसका जो क्षमता है बढ़ के कितना हो गया। तो हम क्या करेंगे कि वहां पे इसकी क्षमता एक नया मान लेंगे, कि माना कि इसकी कोई क्षमता नई जो है, या फिर नई क्षमता, नई क्षमता की बात करें, नई क्षमता के बारे में हमें पता नहीं है, तो नई क्षमता हम उसको बी मान लेते हैं। और अगर ये बी है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में अब वो बी पीस काम कर रही है। तो कह रहा है कि शेष काम को कितने घंटे में, 9 घंटे में खत्म कर दी। तो 1 घंटे में बी काम, तो 9 घंटे में 9 बी। तो इस तरीके से 9 घंटे में जो शेष काम था वो कितना काम था, 9 बी, और वो खत्म हो गया। ये तो शेष काम था, और पहले से कितना काम ये कर चुकी थी, 8 ए। तो ये टोटल काम मेरा हो गया, और ये टोटल वर्क किसके इक्वल होगा, तो 24 ए के बराबर होगा, क्योंकि 24 ए ही तो हमारा टोटल काम था ना। इसको 24 ए के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से 9 बी का वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये 8 ए जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 है। तो यहाँ से बी का वैल्यू निकाला जाए तो 16 ए बाई 9, यानी इतना पता चल गया कि बी की क्षमता है कितना। तो बी की क्षमता कितना है, 16 ए बाई 9। अब इसी दर से, मतलब इसी क्षमता से अगर टोटल काम रेखा से करवाना हो तो कितने घंटे में करेगी, क्वेश्चन यही पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी की दर से, बी की दर से काम पूरा होगा। तो टोटल काम है कितना, तो टोटल काम 24 ए है, और इसकी क्षमता है कितना, बी की दर से
है इसका 16a/9। अब आप खुद बताइए, ए से ए कैंसिल होगा, ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 9 खत्म हो गया। अब जो कट रहा है उसको कटा दिया, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 9 तिरी 27, यानी कितना हो गया 27/2, यानी 27/2। तो 27/2 का मतलब कितना होता है 13.5 घंटे। ठीक है, देखिए रियल जो है वास्तविक आंसर देखा जाए तो इसका 13.5 होगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, इसलिए इसके नियर अबाउट नंबर हम देखेंगे वो कितना दे रखा है 14 आवर्स। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 14 घंटे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट जो आएगा 13.5, लेकिन चूंकि नहीं दिया तो इसलिए आंसर क्या लेंगे 14 घंटे, ये हमारा आंसर होगा। एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, तो 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को बेचता है 210.80 में। माफ़ करिएगा दोस्तों, आज यहाँ पे बगल से बारात जा रही है जिसकी आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे। अब देखिए, बारात को तो हम लोग टाल नहीं सकते, जिसको जिस गली से जाना वो जाना ही है, और साउंड तो आएगा ही चाहे कितना भी कोई रोक ले। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को 210.80 में बेचने पे 15% की हानि होती है। तो देखिए 15% का हानि का मतलब ये होता है कि जब अगर हम किसी वस्तु को जितना में खरीद के लाए अगर उतना में ही बेच देते तो हमें कोई लाभ नहीं होता। इसका मतलब कि हम 100% में खरीद के लाए और 100% में बेच दिए तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 15% का हानि पे बेच रहा है, तो 15% का हानि का मतलब ये होता है कि अगर हम 100% पे खरीद के लाए थे तो उसको 15% कम पे बेच रहे हैं, यानी कितना पे बेच रहे हैं 85% पे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बोले कि अगर किसी वस्तु का अगर मूल्य चूंकि उसका पता नहीं था, ठीक है, तो अंकित मूल्य ये जो 210 दिया है 210.80, ये जो वैल्यू दिया है किसका दिया है 85% का, किसका 85%, चूंकि 15% के नुकसान पे बेच रहा है। अब इस पे हमको क्या चाहिए 9.5 का लाभ चाहिए, मतलब 9.5% का लाभ। तो आपको पता है कि यदि हम किसी वस्तु को 100% पे खरीद के लाते हैं और 100% पे ही बेच दे तो हमें न लाभ होगा ना हानि होगा। अगर लाभ चाहिए तो 100% से बढ़ा करके बेचना पड़ेगा। तो 100% से कितना बढ़ाने के लिए कह रहे थे 9.5, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 109.5%। ठीक है, ये परसेंट हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये परसेंट है, ये परसेंट से कैंसिल हो जाएगा। अब जो कट रहा है ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो बटे में कितना 10, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 100। अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, 5 से कटेगा 17 बार में, ये 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 5 नवा 45, 219 बार में कट गया। ये 17 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 17 एकम 17 और 17 4 21 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 1240, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए तो बचा कितना आपके पास 124 इंटू 219 और बटे कितना 100। इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बगल में कर लेते हैं 219 और 124, ये कितना हो जाएगा 4 9 36, 4 एकम 4 3 7, 4 दूनी 8, 2 9 18 और 2 एकम 2 1 3, 2 दूना 4, फिर 1 9 1 और ये 2, दोनों का सम कर देंगे 6, 8 7 15, 8 1 9 3 12, 12 9 21 का 1 हाथ में लगा 2 हासिल 2, 4 2 6 1 7 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी 271.56। तो आपका वैल्यू कितना आ गया 271 और कितना है बटा में 100 है, तो ये 100 हटाएंगे तो पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पे लग जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया 271.56 रुपया, यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। यानी यदि उसे 9.5% का लाभ चाहिए तो उस वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा 271.56 रुपये पे। खरीदा था कितने में, तो खरीदा था इतने में, उस पर इतना का लाभ चाहिए 9.5% का, तो एसपी कितना हो गया विक्रय मूल्य आपका 271.56 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति जो है स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी को जो है 7 घंटे में तय करता है। फिर कह रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल जो है वो उसकी जो चाल है वो स्कूटर के 3/7 गुना है, तो अगर उसकी चाल पता हो जाए कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की चाल कितनी है, तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर से 4 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो सबसे पहले है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का चाल ज्ञात करना पड़ेगा। उससे पहले किसका चाल ज्ञात करना पड़ेगा, तो स्कूटर का। और स्कूटर का चाल हम कैसे ज्ञात करते हैं,
स्कूटर का चाल। तो चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय, और दूरी कितना दे रखा है 245, और कितने घंटे में, तो 7 घंटे में। तो यहाँ से स्कूटर का चाल कितना आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो गया स्कूटर का चाल। ठीक है, माफ करिए दोस्तों, आज यहाँ पे बगल में बारात गुजर रही है, जिसकी वजह से पटाखों का और गानों का आवाज सुनाई दे रहा होगा। अब क्या करें, इस चीज़ को तो हम लोग हटा नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा आप लोग वीडियो में गाने भी सुन लीजिए, थोड़ा सा आप लोग को भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं स्कूटर की जो चाल होगी वो कितना 35 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि इसका जो चाल है ना वो स्कूटर के, तो स्कूटर है कितना, स्कूटर के चाल का 3/7 गुना चाल से ये चल रहा है। कौन, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, स्कूटर के चाल का 3/7 गुना से ये चल रहा है। तो ये कह रहा है कि ये 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले स्कूटर का चाल कितना है यहाँ पे, तो 35 है, 35 किलोमीटर पर आवर, यही है, और गुणे 3/7, ये 7 से कटेगा 5 बार में। तो यहाँ इसको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का चाल कितना आ गया, तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। ये किसका चाल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का। तो ये कह रहा है कि 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, और आपको पता है कि यदि 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है तो 4 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर की दूरी जो है तय करेगा कौन, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती है और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेनों के स्टेशनों पर ठहरने का जो लगभग समय है वो 12 मिनट रहा, तो कार की चाल निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन है और एक कार है, दोनों के लिए जो दूरी तय करना है वो समान है। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी है कितना, 81 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि यहाँ से ट्रेन और कार, ये दोनों के दोनों क्या होती है, चलना प्रारंभ करती है। ट्रेन भी और कार भी, मतलब सेम समय, यानी सेम मतलब एक ही टाइम पे, और ये पहुंचती भी है बी पे क्या, एक ही टाइम पे। चलने का समय भी एक, पहुंचने का समय भी एक। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन का जो चाल है, यानी चाल की मैं बात करूं, चाल कह रहा है कि जो ट्रेन का चाल है वो कार की चाल से कितना 50% ज्यादा है। यानी तुलना किससे किया है, कार से किया है। तो आपको पता है कि 50% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। तो जिससे देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति का जो तुलना जिससे किया जाता है ना, उस व्यक्ति को हमेशा नीचे वाला डाटा दे दिया जाता है। जैसे ये कह रहे हैं कि ट्रेन की चाल कार की चाल से 50% ज्यादा है, इसका मतलब कि कार की चाल अगर 2 होगा तो उससे 1 ज्यादा होगा किसका, ट्रेन का। यानी ट्रेन का कितना हो जाएगा 3। तो बताइए कार का कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कार की चाल अगर हम मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल यहाँ से निकल गया कि चाल ट्रेन का कितना है 3 और कार का 2। एक और बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखिए कि ट्रेन की चाल 3 है, कार का चाल 2 है। तो जाहिर सी बात है ट्रेन तेज चल रही है। तो अगर ट्रेन तेज चलेगी तो जाहिर सी बात है 81 किलोमीटर की दूरी जो है, दूरी दोनों के लिए बराबर ही है, तो ट्रेन पहले पहुंचना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों समान समय पे पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ट्रेन कहीं रुकी हो, तभी तो, नहीं तो ये 3 किलोमीटर के पर आवर से जाएगा तो ये 81 किलोमीटर 27 घंटे में तय कर देगा, जबकि इसके लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए। लेकिन ये दोनों समान समय ले रहे हैं, इसका मतलब कि ट्रेन कहीं ना कहीं रुक रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन जो है स्टेशन पे जो रुकने का समय है वो कितना है, 12 मिनट है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि समय का अंतर कितना दिख रहा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट दिख रहा है, कितना, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 यूनिट नहीं रुक रहा है, कितना रुक रहा है, 12। तो बताइए 12 अगर मिनट रुक रहा है तो 1 यूनिट का मान 12, तो बताइए 3 यूनिट का मान कितना, सॉरी 1 सेकेंड। ये तो चाल का हम लोग रेशियो निकाल दिए ना, हम लोग चाल का रेशियो निकाल दिए, ये तो चाल का है, ठीक है। चलिए, और ये चाल का समय हो गया, तो बताइए यहाँ से समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। यानी कहने का मतलब है कि अगर 81 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ट्रेन 2 मिनट का समय लेती है या 2 घंटे का समय लेती है, तो कार उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे का समय, 3 घंटे का समय। जाहिर सी बात है कार की चाल कम है तो ये समय ज्यादा लेगा, ट्रेन का चाल ज्यादा है तो ये समय कम लेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये ट्रेन जो है ना, ये कहीं ना कहीं 12 मिनट रुक रहा है। यही कारण है कि दोनों एक साथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में समय लेता है और एक ही समय पे दोनों पहुंच रहा है। तो अगर ट्रेन रुक रहा है तो हम देख रहे हैं ट्रेन कितना मिनट रुका, तो 1 मिनट यहाँ पे दिख रहा है, यानी 1 यूनिट रुक रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 यूनिट नहीं, कितना यूनिट, 12 यूनिट रुका। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 12 मिनट। तो बताइए 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 मिनट।
और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 मिनट। आप खुद देखिए, कार जो है 81 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए 36 मिनट का समय लेता है, जबकि ट्रेन 24 मिनट का। लेकिन ये स्टेशन पे 12 मिनट रुक रहा है। यही कारण है कि जब 24 में 12 जोड़ देंगे तो इसका भी कितना समय हो जाएगा 36 मिनट, यानी दोनों का समय क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन वास्तविक समय क्या है 24 मिनट और कार का है 36 मिनट लेने का। तो ये कह रहा है कि अगर उसी दूरी को अगर कार से तय किया जाए तो कितने घंटे लगेंगे या किस चाल से चलना पड़ेगा। तो आपको पता है कि चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है कितना 81 किलोमीटर और कार की चाल है कितना 36 मिनट। 36 मिनट, लेकिन 36 मिनट है तो इसको हम क्या करेंगे घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो ये हो गया मेरा 81 और ये 60 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या बचा आपके पास 36, जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। 12 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये 3 से कटेगा 27 बार में। 27 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो कितना हो जाएगा 135 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा कार का चाल हो गया, वास्तविक चाल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात 4:5 था। यदि पिछले वर्ष से इस वर्ष की उनकी अपनी आय से अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:3 है, यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है, तो x की वर्तमान आय ज्ञात करिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x और y दो व्यक्ति हैं जिनकी वर्तमान आय जो दे रखा है वो 4:5 दे रखा है। फिर कह रहा है कि इसके पिछले साल का जो आय था और वर्तमान आय, इन दोनों के अनुपात जो दे रखा है ना वो अलग अलग दे रखा है। x का दिया है 3:4 और y का दिया है 2:3। तो कह रहा है कि x का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको पता नहीं है कि x की वर्तमान आय है कितना, तो हम मान लेते हैं कि वर्तमान नहीं, पिछले साल का। ठीक है, पिछले अगर वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष की आय, ठीक है, तो अगर हम x का देखा और y का देखें तो इन दोनों का कितना है 4:5, यानी पिछले साल की जो आय का अनुपात है 4:5 है। वर्तमान आय हमको पता नहीं, तो हम वर्तमान आय क्या करेंगे मान लेंगे। वर्तमान की आय, वर्तमान वर्ष की आय, उसका मान लेंगे, हम मान लेते कोई भी संख्या मान लेते m/n। ठीक है, n किसका है y का है, m किसका है x का है। ये पिछले वर्ष के आय का अनुपात है और ये वर्तमान वर्ष की आय है। ठीक है, वर्तमान वर्ष की आय कितना है, इसका m है और इसका n है। तो ये कह रहा है कि x का जो है पिछले साल का आय और वर्तमान आय का अनुपात दे रखा है कितना 4/m इक्वल टू दे रखा है 3:4, यानी 3/4 हो जाएगा। तो आप खुद बताइए, यहाँ से अगर हम m का वैल्यू निकालें तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 4 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। वैसे ही अगर n की अगर हम बात करें, n का हमको आय निकालना हो तो n का आय कैसे निकलेगा, n का पिछले साल का, ये पिछले साल का यानी पिछले वर्ष की आय और ये वर्तमान वर्ष की आय, इन दोनों का अनुपात दे रखा है। तो 5/n का अनुपात कितना दे रखा है 2:3, यही दे रखा है। तो यहाँ से अगर n का वैल्यू निकाला जाए तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 15 हो गया और बटे 2, यानी वर्तमान आय तो निकल गया है m का वैल्यू और n का वैल्यू। अब ये कह रहा है कि वर्तमान आय, इनकी जो वर्तमान आय है इनका दोनों का योगफल कितना दे रखा है, अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये एलसीएम 6 हो जाएगा, यानी 16 दूनी 32 और ये कितना हो जाएगा 15 दिया 45/6। इसका वैल्यू कितना आ गया 527,327, यानी 77.6। ये कह रहा है कि वर्तमान आय और ये वर्तमान आय जो है दोनों का उनका योगफल कितना आ गया 77/6। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इतना नहीं है कितना 15,400 आपका क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको कटाएंगे कितना बार में, 2 बार में, यानी 200 बार में ही चला जाएगा। तो आप खुद बताइए यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 1200 आ गया। कितना आ गया 1200, कितने ये 1 यूनिट का वैल्यू। तो आपसे पूछा है x की आय ना, तो x की आय कितना हम माने हैं, x की आय वर्तमान आय ये है कितना 16/30। तो अगर m की आय, m की नहीं x की आय, यहाँ पे लिखेंगे x की वर्तमान आय। तो x की वर्तमान आय कितना निकाले हैं, x की वर्तमान आय m है ना, और m का वैल्यू कितना निकाले हैं 16/3, यानी 16/3 यूनिट ना, कितना यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना लाए हैं 1200। तो इसमें क्या करेंगे 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कटेगा कितना बार में 400 बार में, 16 चौके 64, यानी आंसर कितना आ गया 6400 रुपया। यानी x की जो है वर्तमान आय कितने है, कितनी हुई 6400 रुपये। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरि ने दो वस्तुएं A और B कुल मिलाकर 1250 में खरीदी। उसने A को 20% के हानि और B को 15% के लाभ पर बेचा। यदि
वह बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 कम था, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हरि ने दो वस्तुएं ए और बी कितने रुपए में खरीदा, तो 1250 रुपए में। यानी हरि ने दो वस्तुएं ए और बी कितने में खरीदा, 1250 रुपए में। कितना दे रखा है। फिर कह रहा है कि ए वस्तु को उसने उसमें से ए वस्तु को कितने पे, कि उसमें से इसने क्या किया, ए जो वस्तु है उसको 20% के हानि पर बेचा और दूसरे वस्तु यानी बी को 15% के लाभ पे बेचा। तो हम मान लेते हैं ना कि जो इसने ए वस्तु खरीदा था, देखिए हमको इतना ही पता है कि वस्तु दो है ए और बी, इसमें दोनों का जो खर्च आ गया टोटल खरीदने में 1250 रुपया। लेकिन दिक्कत है कि हमें ए जो वस्तु है उसको मैंने कितने में खरीदा और बी जो वस्तु है उसको मैंने कितने में खरीदा, ये हमको पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि ए जो वस्तु है उसकी कीमत ए रुपया था, बी जो वस्तु है उसकी कीमत बी रुपया था। तो इस तरीके से टोटल खर्चा कितना हो गया, 1250 रुपया खरीदने में। लेकिन जब मैं वस्तु ए को बेच रहा हूँ, जैसे मैंने ए को बेचा तो इसको मैंने 20% की हानि पे बेचा। तो 20% की हानि पे बेचने का मतलब होता है इसे कितने पे बेचा, 80% पे। और 80% का जो वैल्यू होता है, 80% का जो वैल्यू वो कितना होता है, 4/5 होता है। यानी कहीं ना कहीं मैंने इस वस्तु को कितने में बेचा, 4a/5 में बेचा। और बी जो है वस्तु बी, ये कह रहा है कि इसको जो है ना, अच्छा ये बताइए अगर पहले वस्तु का दाम, हाँ ठीक है ये तो बी हो गया, बी वस्तु को मैं 15% के लाभ पे बेचता हूँ। तो 15% के लाभ का मतलब कितना होता है, 115। और 115% का मतलब होता है 23/20। यानी दूसरे वस्तु को मैंने कितने में बेचा, तो 23b/20, यानी इतने रुपए में बेचा। यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि ए जो है, हरि जो है दो वस्तु ए और बी को 1250 रुपए में खरीदा। उसमें से उसने क्या किया कि ए वस्तु को 20% के हानि पे बेचा और बी को 15% के लाभ पे बेचा। तो मैंने 20% का हानि का मतलब 80% पे बेचा, तो उसका वैल्यू निकाला हमने कितना, 4/5। तो 4/5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 115% के लाभ पे बेचा जा रहा है कि इसको बी को, तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो गया, 23/20। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो वस्तु बी है इसका जो विक्रय मूल्य है, ये हमारा क्या है, ये विक्रय मूल्य, ये भी हमारा विक्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि जो वस्तु बी है इसका जो विक्रय मूल्य है वो वस्तु ए के दोगुने से कितना कम, 75 कम है। आ गया बात समझ में। ये कह रहा है कि जो वस्तु बी है उसका जो विक्रय मूल्य है वस्तु ए के दुगने से 75 रुपया कम है। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। ये 4 दूनी कितना हो गया, 8 है। और ये 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 25, 5 7 35 36 37 हो गया। और नीचे 5 बराबरी कितना हो जाएगा आपका, 23b और बटे 20 हो जाएगा। ये 5 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में। 4 8 32 हो जाएगा। 32 से माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 5 20, फिर ये 4 7 8 4 3 12 3 1500 बराबर कितना आ गया, 23b। इतना आ गया। हम क्या करते हैं, 32a को यहीं पे रहने देते हैं और 23b को इधर लाते हैं। अब बराबर 1500 को उधर लेके हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे 1500 हो गया, ये 23b हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अगर हमें यहाँ से b का वैल्यू निकालना हो तो ये क्या होगा, ये a को हटाना पड़ेगा। तो a हटेगा तो उधर जाएगा, 1250 में से क्या होगा, a घट जाएगा। यानी v का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। तो क्या हम इस v का वैल्यू यहाँ इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो पुट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 32a माइनस 23 और b की जगह पे क्या रखेंगे, 1250 माइनस a बराबर ये कितना हो गया, 1500 है। यहाँ तक ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 32a माइनस 23 0 0, 23 5 115 होता है का 5 हासिल 11, 23 दूना 46, 11 57 का 7 हासिल 5, 23 एकम 23 और 28 हो जाएगा। अब माइनस 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23a बराबर ये कितना हो गया, 1500 हो गया। अब ध्यान से देखिए ये जो, अच्छा ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 3 और 2 कितना हो गया, 5। ठीक है। और 2 और 3 ये भी 5, यानी 55a हो गया। और ये माइनस 28,750 को जब उधर लेकर के जाएंगे तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यानी 28,750 में हमको कितना जोड़ना है, 1500 जोड़ना है। तो इसको जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30,250। यानी इसका वैल्यू आ गया 30,250। हमको पता है ये 11 से कटेगा पक्का, यानी इधर 5 हो गया और इधर ये 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 8 बचा, 11 7 77, 11 5 55। यानी तो इसको 5 से घटाएंगे तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू आपका आ गया 5 में भाग देंगे इसमें तो 5 25 5 बार, और ये भी कितना हो गया, 5 5 25, यानी 550। यानी वस्तु ए की कीमत कितनी है, तो 550। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। है कि दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले इस खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता है।
जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी दोनों को 4 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। तो अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? कि एक टंकी है जिसमें 3 नल लगे हुए हैं, 2 नल पानी निकालने वाले और 1 नल पानी भरने वाला, और तीनों का क्षमता दिया है कि तीनों अलग अलग इस टंकी को कितने समय में भर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम देखें तो डाटा क्या क्या दिया है कि एक टंकी है जिसमें 3 नल लगे हुए हैं। तो नल देख लेते हैं, ये आपका टंकी हो गया, हम मान लेते हैं कि ये हमारा टंकी है। इसमें 2 पाइप क्या हो रहा है कि पानी को निकाल रहा है। ठीक है, और एक पाइप इसमें पानी डाल रहा है। तो ये हो गया ए, ये बी और ये सी, ये 3 पाइप दिया हुआ है और उसमें सबकी क्षमता दे रखा है। क्षमता कितना है कि पहला जो पाइप है ए, वो 10 मिनट में खाली करता है, ये 10 मिनट में खाली करता है, ये 15 मिनट में खाली करता है, लेकिन ये 12 मिनट में ये क्या करता है, भरता है। यानी 10 मिनट में खाली करने वाला है, ये 15 मिनट में ये भी खाली करने वाला है, जबकि ये 12 मिनट में भरने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम काम करें तो अगर देखा जाए ये पहला टनल है ए, इसकी क्षमता क्या होगी कि ये जो किसी टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। बी नल जो है वो 15 मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन जो नल सी है वो क्या करता है, 12 मिनट में इसको भर सकता है। तो जो भरेगा उसके लिए हम प्लस का साइन का यूज करेंगे और जो टंकी को खाली करता है उसके लिए माइनस का साइन का यूज करते हैं, ताकि पता चलता है कि पानी ये जो नल है या पाइप है ये पानी निकालने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले बात है कि टंकी की क्षमता हमको निकालना है। तो टंकी की क्षमता हमको पता नहीं है, तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यानी ये जो टंकी है कितने लीटर की हो गई, 60 लीटर की। यहाँ तक ठीक है। अब ये 60 लीटर हो गया, तो आपको पता है कि अगर पाइप ए जो है 10 मिनट में 60 लीटर पानी निकाल रहा है, तो बताइए 1 मिनट में कितना पानी निकालेगा? तो आप कहेंगे कि 6 लीटर। कितना? 6 लीटर पानी निकालेगा। वैसे ही अगर नल जो बी है ये 15 मिनट में 60 लीटर पानी निकालता है, मतलब खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना पानी निकालेगा? तो आप कहेंगे कि 4 लीटर। ये कितना लीटर? 4 लीटर पानी निकालेगा। लेकिन जो नल सी जो हमारा है ये 12 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है। इसका मतलब कि अगर ये 12 मिनट में 60 लीटर पानी इसमें भर रहा है तो 1 मिनट में कितना, 5 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, ये माइनस का साइन ताकि ये पानी निकल रहा है और ये प्लस का साइन का मतलब पानी उसमें डाला जा रहा है। अब ये कह रहा है कि प्रारंभ में जो कह रहा है कि ए और बी दोनों को ही साथ खोला जाता है। तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में अगर ए और बी को खोल दिया जाए, ए और बी को, तो आप खुद बताइए ए जो है इसकी क्षमता है कितना, 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकालने की, और बी की क्षमता 1 मिनट में 4 लीटर पानी निकालने की। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी निकलेगा बाहर? तो आप कहेंगे कि 10 लीटर। लेकिन इनको कितने मिनट के लिए चलाया जाता है? 4 मिनट के लिए। तो जब 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकलेगा तो 4 मिनट में कितना लीटर पानी निकलेगा? 40 लीटर। अभी तक तो पानी निकल रहा था, क्योंकि ये दोनों पाइप जो है, दोनों नल, ये निकालने ही वाले तो थे, यानी ये पानी निकालने का काम कर रहा है। अब क्या हुआ कि 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। अब ए को बंद कर दिया गया और सी को चालू कर दिया गया, यानी बी और सी अब ये दोनों पाइप ही काम करेंगे। तो अगर हम बी और सी दोनों को एक साथ चालू कर देते हैं तो बी का काम क्या है, पानी निकालना। वो कितना लीटर पानी निकालेगा? तो -4 लीटर पानी निकालेगा। और सी क्या करेगा, उसमें 5 लीटर पानी भर देगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है? कहने का मतलब सी अगर उसमें 5 लीटर पानी भरा तो ये बी ने क्या किया, 4 लीटर पानी निकाल दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 लीटर पानी क्या हुआ, इसमें गया। यानी आप ये कह सकते हैं 1 मिनट में बी और सी ने मिलकर के 1 लीटर पानी भरा। तो बताइए टंकी कितना खाली हो चुका है? पहले ये 60 लीटर का था तो उसमें से 40 लीटर तो पानी निकल चुका है बाहर। तो अब जो अगर टंकी को भरना होगा तो जाहिर सी बात है जो पानी निकला है उसी पानी को तो भरना होगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 40 लीटर पानी बाहर निकल चुका है, तो इसी पानी को तो भरेंगे तभी तो टंकी भरेगा। और आपको पता है कि बी और सी मिल करके 1 मिनट में कितना लीटर पानी, 1 लीटर पानी भर रहे हैं। तो आप खुद बताइए 40 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे कि 40 मिनट। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है? जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि एक टंकी है, ठीक है, एक टैंक है और इस टैंक को भरना है। इस टैंक की जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब गहराई, वो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या दे रखा है यानी रेडियस आर, वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। यानी आपके पास दो डाटा पता चल गया, इसकी ऊंचाई, ठीक है, एच बराबर, और इसकी त्रिज्या यानी आर बराबर। दोनों कितना दिया है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में नहीं दिया है। 7 मीटर और ये 20 मीटर।
तो ये कह रहा है कि इस टंकी में कितना पानी आ सकता है, यानी कहीं ना कहीं इस टंकी की ये क्या पूछ रहा है, तो आपसे धारिता पूछ रहा है, कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी पूछ रहा है। तो टंकी की धारिता कैसे निकलेगा, तो इसका आयतन का फॉर्मूला। अब चूंकि आप ये देख रहे हैं ये जो टंकी है ये कैसा है, तो एक बेलनाकार है। बेलनाकार है कि नहीं, तो बेलनाकार है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, कि बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जब इसका आयतन निकालेंगे तभी पता चलेगा कि इसकी धारिता है कितनी। आपका पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7। आर का वैल्यू कितना है, 20, तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 20। और रेडियस मतलब हाइट, सॉरी हाइट कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये डबल जीरो, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8800 मीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा। टंकी की क्षमता, ये क्या होगी, टंकी की क्षमता है, यानी मतलब इतना लीटर पानी क्या हो सकता है, इसमें आ सकता है, तो इसको हम कहेंगे कि धारिता। ये क्या है, टंकी की धारिता है, कैपेसिटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का ब्याज 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 रुपया कम है, तो धनराशि की गणना करें। चलिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि मूलधन है, ठीक है, और उस मूलधन को, एक ही मूलधन को 2 बार अलग अलग ब्याज की दर पे दिया जाता है, अलग अलग समय के लिए दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है ब्याज में अंतर होगा ही होगा। अगर 100 रुपया को आप किसी व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को 100 रुपया दे दें, एक को 4 साल के लिए, दूसरे को 6 साल के लिए, एक को 10% के रेट पे, दूसरे को 12% के रेट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्याज का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें मूलधन जो है वो हमारा कॉमन है, यानी मूलधन दोनों के लिए क्या है, समान है। पहले व्यक्ति को भी 100 रुपया दिए थे, दूसरे व्यक्ति को भी 100 रुपया दिए थे, तो यहाँ मूलधन हमारा क्या है, समान है। तो कभी भी मूलधन जो समान हो तो मूलधन को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, या फिर नहीं भी लेंगे तो पहले समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारा पी जो मूलधन है, इसको दिया गया था किस दर पे, तो 9% के रेट पे, कितने साल के लिए, तो 4.5 साल के लिए। तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही तो होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन हमने मान लिया है, दर हमने मान लिया है, और समय भी दे दिया है, मतलब मूलधन माना, समय और दर दोनों है, और बटा 100 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये बाद वाले का साधारण ब्याज है। फिर पहले वाले के लिए भी मूलधन उतना ही है, लेकिन उसको कितने समय के लिए दिया गया है, 10 साल के लिए दिया, सॉरी 10% के ब्याज पे कितने साल के लिए, तो 3.5 साल के लिए, तो बटा 100, ये भी क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये भी ब्याज हो गया। अब ये कह रहा है कि जो इनके ब्याजों का जो अंतर है ना, वो कितना दे रखा है, 55 रुपया, यही तो दे रखा है। अब यहाँ से क्या निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि पी अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अच्छा ये 100 को हम परसेंट में अगर कन्वर्ट कर दें, 100 को परसेंट में कन्वर्ट कर दें, तो अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अच्छा छोड़ दीजिए, ये यहाँ पे जीरो ला देते हैं, ये भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 में 5 से गुणा करेंगे, और 9 चौका 36 4 40, यानी 405/1000 आ गया। माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 350 बटे कितना हो जाएगा, 1000, और इक्वल टू कितना है, 55 है। 405 में से 350 गया, कितना हो जाएगा आपका, 55, यानी 55p/1000। अब बराबर इधर है कितना, 55, ये 55 से 55 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहेंगे 1000, और यही हमारा क्या है, मूलधन है, क्योंकि p ही हमारा क्या है, मूलधन है। और इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। इसको टोटल 9 नंबर है, ठीक है, कितने, 9 संख्या हैं, और 9 संख्याओं का औसत दे रखा है 20.6। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, यानी कुल योग बटा कुल संख्या, कितने, कुल संख्या। और आपको पता है कि कुल संख्या है कितना, तो 9 दे रखा है, और उनका औसत भी कितना दे रखा है, 20.6। तो यहाँ से अगर योगफल निकालना होगा, तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्याओं की संख्या, औसत गुणे
औसत गुणे संख्या, यही होगा। औसत गुणे संख्या यानी योगफल निकालना होगा तो औसत में क्या करेंगे, संख्याओं की संख्या से गुणा कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 9 संख्याएं हैं, तो 9 संख्या जो है आपका 9 संख्या, इनका औसत कितना दे रखा है, तो 20.6 दे रखा है। तो अगर 20.6 औसत दे रखा है और संख्या आपको पता है कितना, तो 9 है, तो बताइए योगफल निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 9 संख्याओं का योगफल, 9 संख्याओं का योगफल, क्योंकि हमको योगफल निकालना है। औसत कितना दे रखा है 20.6 और संख्या टोटल है कितना 9, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छके 54, ये सॉरी, और 9 दूनी 18, कितना आ गया 185.4, यानी इतना हो गया। फिर कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है अलग से, 3 संख्याओं का, तो हम 3 संख्याओं का भी क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। 3 संख्याओं का आपके पास औसत दे रखा है, वो कितना दे रखा है, तो 26.1। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 26.1, तो 3 संख्या का योगफल निकालना होगा, तो औसत गुणे संख्याओं की संख्या, तो संख्या कितना है 3 ही है, तो औसत में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 3 एकम 3 पॉइंट 3 छक्का 18, हासिल 1 3 दूना 6 1 7, यानी 78.3 आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगला जो 3 संख्या है ना, यानी अगला जो 3 संख्या है उसका भी औसत दे रखा है कितना 15.2, यानी इसका औसत भी आपको पता है कि औसत कितना है 15.2। तो इन 3 संख्याओं का भी योगफल निकालेंगे तो इसमें कितना से गुणा करेंगे 3 संख्या, क्योंकि 3 ही संख्या का औसत दे रखा है। तो 3 संख्याओं का जब योगफल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 पॉइंट 3 5 15, हासिल 1 3 एकम 3 1 4 45.6 रुपया हो गया। अच्छा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि शेष जो 3 संख्या है, यहाँ पे देखिए 3 और 3 टोटल कितने नंबर ले लिए, हमने 6 नंबर ले लिया, बचा कितना 3 नंबर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो शेष 3 नंबर बचे हैं ना, उन्हीं का औसत आपको बताना है। तो अगर हम 9 संख्याओं के योगफल में से अगर 6 संख्याओं के योगफल को अगर घटा देते हैं तो बाकी जो शेष बचेगा 3 संख्या, उसका योगफल निकल जाएगा। और वहां से औसत निकालना होगा तो योगफल बटा संख्याओं की संख्या से औसत निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको हम जोड़ लेते हैं कि इसका योगफल कितना आ जाएगा। इसका योगफल कितना आ जाएगा 6 3 ये 9.8513 और 7 1 8 4 12, 123.9। ठीक है, इनका योगफल आ गया। तो हम निकालेंगे शेष जो 3 संख्या है, शेष 3 संख्या का योगफल, तो वो कितना आ जाएगा, तो टोटल कितना है 18, 185.4, उसमें से कितना घटाना है 123.9 को घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 में से 9 गया ये 5 पॉइंट, ये 4 में से 3 गया 1, 8 में से 2 गया 6, और ये 1 से 1 मल्टी मतलब खत्म। यानी आपके पास कितना बचा 3 संख्याओं का योगफल, तो 61.5। तो ये कह रहा है कि तीनों संख्याओं का जो शेष 3 संख्या बचा है ना, इन्हीं का औसत बताना है। और आपको पता है कि औसत बराबर होता क्या है, तो औसत बराबर होता है कुल योग बटा संख्याओं की संख्या। तो 3 संख्या का योगफल कितना है 61.5, और 3 संख्या का मतलब 3 ही शेष तो बचा है ना, तो कितने संख्या से भाग देंगे 3 से भाग दे देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 20 दशमलव कितना 5, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपसे यही पूछा था कि 3 संख्या से संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 20.5। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चल हमारा अगला क्वेश्चन है 273 312 और 351 का महत्तम समापवर्तक यदि x है तो x का जो मान है वो किन किन संख्याओं के बीच में होगा। 273 312 351, आपके पास 3 संख्या दे रखा है 273 312 और 351, और इसी का क्या बताना है मौसा बताना है। ठीक है, एचसीएफ आपको बताना है, और एचसीएफ दे रखा है कि x है, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है x है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि x जो संख्या होगा उनके अंकों का योगफल कितना होगा, यही बताना है। तो सबसे पहले आपको तो मौसा निकालना आना चाहिए। तो देखिए कभी भी इन संख्याओं का मौसा, कभी भी संख्याओं का मौसा जो निकाला जाता है ना, उसका सबसे जो बेस्ट अप्रोच होता है वो आपका डिफरेंस मेथड होता है। ठीक है, अंतर विधि जिसको हम कहते हैं। तो कभी भी अंतर हम वहां पे ढूंढते हैं उन दोनों संख्याओं में जहां पे अंतर हमें सबसे कम दिखाई देता है। तो हम देख रहे हैं ये 312 है, ये 351 है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है सबसे कम होगा, तो यहीं पे हम डिफरेंस निकालते हैं। तो हम इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 4 में से गया 3, ठीक है, यानी 39। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो 39 आ गया, या तो यही इन तीनों संख्याओं का मौसा हो सकता है या फिर होगा। अगर ये 39 इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर देता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। अगर ये विभाजित नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस 39 का प्राइम फैक्टर करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
और उनमें से जो बड़ी संख्या होगी वही इनका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। लेकिन पहले चेक तो कर ले कि क्या ये संख्या 39 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हमने देखा कि ये 39 से कट रहा है, कितना बार में, अगर 9 से 7 से गुणा करेंगे तो 7 9 63, 3 हासिल 6, 3 6 18, 3 27, सॉरी 3 6 18 नहीं कट रहा है, 7 9 63, 7 3 21, हाँ सही कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 9 63 का 3 हासिल 6 और 3 3 7 9 7 से कट रहा है ना, 7 3 21 और 6 27, ये कट गया। ये भी संख्या कट रहा है लगभग आपका कितना बार में 8 बार में, 8 9 72 और 8 3 24 और 24 और 7 कितना हो जाएगा 312। ये 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81 हासिल 8 9 3 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, यानी हमारा मौसा कितना हो गया 39 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए भिन्न प्रतिशत की निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करें। आपके पास एक भिन्न दिया गया है, आपके पास एक भिन्न दिया गया है जिसको क्या करना है, भिन्न के रूप में प्रतिशत भिन्न दिया गया है जिसको भिन्न के रूप में हमें अनुपात उसका बताना है। और वो वैल्यू कितना दे रखा है, तो 75/17%, यही दे रखा है ना, 17/75, सॉरी 75/17%। तो आपको पता है कि ये जो प्रतिशत होता है इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1/100 होता है। ठीक है, यानी जहां प्रतिशत होगा वहां से कितना से गुणा, 1/100 से। तो ये हमारा कितना है 75 है, 75/17, और ये मल्टीप्लाई कितना से 1/100 से। अब ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, ये 25 से कट जाएगा 3 बार में, यानी ऊपर कितना आ गया 3 और नीचे 17 चौके 68। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 3:68। यही आपका क्वेश्चन पूछा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 रुपये कर दिया। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत दशमलव में 2 स्थान तक ज्ञात करें। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक स्वेटर जो है, दुकानदार वो स्वेटर को 1422 रुपये जिसकी कीमत है उसको छूट दे करके 1264 रुपये में बेच देता है। तो कहने का मतलब है कि उसके छूट जो है उसने कितना प्रतिशत का छूट दिया, वही आपको बताना है। क्वेश्चन में यही आपसे पूछा है। यानी सबसे पहले देखा जाए तो उसका मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य, तो वो है आपका 1422 रुपया। उसने सेलिंग कितना में किया, मतलब विक्रय मूल्य कितने में बेचा, तो आप यहाँ पे 1264 रुपया है। तो बताइए छूट कितने का मिल गया, अगर मैं बात करूँ छूट की, तो छूट कितने का मिला, तो हम देख रहे हैं 1422 में से 1264 घटाएंगे तो बचेगा क्या, इतना 8 11, ये 5 और ये 1, यानी 158 रुपये का। ये देखिए, जिस वस्तु का दाम था, यानी जिस स्वेटर का मूल्य था 1422 रुपया, उसको उसने कितने में बेचा, 1264 रुपये में बेचा, यानी 158 रुपये का उसने छूट दिया। लेकिन ये किस में, रुपया में है। ये रुपये में मूल्य दे रखा है कि 158 रुपये का उसने छूट दिया, लेकिन हमें ये जो छूट है ना प्रतिशत में ज्ञात करना है कि आखिर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला, छूट कितने का मिला। तो प्रतिशत छूट बराबर क्या होता है, प्रतिशत छूट बराबर जितने रुपए का छूट मिला, तो कितने का छूट मिला 158 का, कितने पे मिला तो 1422 पे, तो 1422 से भाग दे देंगे। अब प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, जो संख्या कट रहा है उसको कटा दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इसको डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं 15800। ठीक है, हम डायरेक्ट डिवाइड दे देंगे 1422 से, एक बार जाएगा लगभग। ठीक है, ये 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5 और ये 5 में से 4 गया 1, यानी 158 आ गया। यहाँ पे अगर, अच्छा एक जीरो आ जाएगा ना, हाँ एक बार और जाएगा तो 1422, फिर 2 गया 8, ये कितना हो गया 5 और ये फिर 1, यानी फिर 158 आ गया। यानी हम देख रहे हैं कि 158 क्या हो रहा है, 158 की बार बार शेषफल में रिपीटिंग हो रहा है। तो अगर मैं 1 ही बार जा रहा है तो इसमें पॉइंट लगाएंगे तो फिर जीरो आएगा, और फिर एक बार ले जाएंगे तो फिर 158 आएगा, फिर एक बार ले जाएंगे फिर 158 आएगा। तो लगभग कितना, हम 2 स्थान तक बोला है कि दशमलव के 2 स्थान तक, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 11.11%। यानी जो छूट प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा आपका 11.11%, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तीन संख्याएं 4 3 7 के अनुपात में है और इनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि तीन संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:4:7 है, और कह रहे हैं कि इनका जो मौसा है वो 6 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको वास्तविक संख्या निकालना पड़ेगा कि आखिर वास्तविक संख्या है कितना। वास्तविक संख्या आपको पता है नहीं, तो वास्तविक संख्या निकलता कैसे है, तो उसको समझिए आप। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी दो संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हम जो भी आप समझे, जैसे हम ले लेते हैं कि एक 15 ले लेते हैं और एक 20 ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। जब इनका हम फैक्टर करेंगे, अगर हमें मौसा निकालना होगा HCF, तो
तो इनका फैक्टर जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 और इसका फैक्टर होगा 4 × 5, यही होगा। तो मौसा ये कहता है कि किसी भी संख्या का पहले हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन होता है वही हमारा क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिला, 5 मिला, तो आंसर क्या होगा 5 हमारा, यानी मौसा कितना आ गया, 5 आ गया। तो अगर मैं इन संख्याओं में से अगर 5 को निकाल देता हूँ, अगर 5 निकाल दिया तो यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 4। आपने क्या देखा कि जो संख्या 15 और 20 था उनमें से जब मैंने मौसा को बाहर निकाला तो इन संख्याओं का अनुपात कितना आ गया, 3:4 आ गया। तो अगर हमें फिर वास्तविक संख्या पे पहुंचना हो, अगर हमें फिर वास्तविक संख्या पे जाना हो तो हम इसके मौसा से क्या करते हैं, जो संख्या को इसमें से बाहर निकाला गया था, संख्या वही जो बाहर निकलता है जो कॉमन होता है। तो अगर मौसा हमको पता है कि मौसा 5 है तो पक्का ये 5 इसी में से निकला होगा। तो अगर इस 5 को वापस इसके पास भेज देते हैं तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, और फिर ये 5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी वास्तविक संख्या निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी भी 2 या 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उसका मौसा दे रखा हो तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए हम उसके संख्याओं के अनुपात में क्या करते हैं, उसके मौसा से गुणा कर देते हैं, जिससे हमारा वास्तविक संख्या निकल जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तीन नंबर है आपके पास, ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीनों नंबर का जो रेशियो दे रखा है 3:4:7, यही दे रखा है, और इनका मौसा कितना दे रखा है, एचसीएफ। तो एचसीएफ आप कहेंगे 6 दे रखा है, यानी तीनों संख्याओं का अनुपात दिया है और मौसा दे दिया। तो वास्तविक संख्या अगर ज्ञात करना हो तो यहाँ से वास्तविक संख्या बताइए पहला कितना आएगा। तो पहला हम क्या बोले, उसके मौसा से क्या करेंगे, सभी संख्या के अनुपात में गुणा कर देंगे। तो 6 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 18। अगर दूसरा संख्या ज्ञात करना हो तो दूसरा संख्या 6 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24। अगर तीसरा संख्या ज्ञात करना हो तो हम अनुपात में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 6 7 42। और अब से पूछ रहा है कि तीनों संख्याओं के योगफल के बारे में। तो तीनों संख्या का योगफल अब क्या करना, बस जोड़ना ही है। क्वेश्चन आपका आसान हो गया। 8 4 12, 12 2 14 का 4 हासिल 1, 2 और 3 1 4 और 4 4 8, यानी कितना आ गया 84। यानी इन तीनों संख्याओं के अंकों का योगफल कितना, अंकों नहीं, ये तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 84 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। चलिए इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो गोला है, ठीक है, एक बड़ा गोला है जिसका व्यास जो दे रखा है वो 18 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये कह रहे हैं कि बड़े वाले गोले से कितने छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपको अगर बड़े गोले से अगर छोटे गोले का निर्माण करना है तो सबसे पहले कि बड़े गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए, और उसमें एक अगर पूरे बड़े गोले के आयतन में जब हम एक छोटे गोले के आयतन से भाग दे देते हैं तो टोटल गोलों की संख्या निकल जाती है। जैसे हम मान लें कि यहाँ पे ये वाला बड़ा वाला गोला है और ये छोटा वाला गोला है, ठीक है, बड़े वाले गोले का व्यास दे रखा है, और आपको पता है कि व्यास का मतलब होता है, व्यास किसको कहा जाता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। जब हम त्रिज्या को यानी रेडियस को जब दुगना कर देते हैं ना तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और त्रिज्या का मतलब होता है केंद्र से परिधि की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। जब ये त्रिज्या और त्रिज्या दोनों को ऐड कर देंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। उसी तरह इसमें भी त्रिज्याएं होंगी, यहाँ पे आर यहाँ पे आर, ठीक है, इसके लिए भी। अब ये में क्या है कि इसका कह रहा है कि व्यास जो है वो कितना 18 सेंटीमीटर, यानी व्यास का वैल्यू कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो हम इसको व्यास के बराबर कर देंगे 18 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ से त्रिज्या कितना निकलेगा बड़े वाले के लिए, ठीक है, तो आप कहेंगे 9 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले गोले का त्रिज्या कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर छोटे वाले की बात करें, ये बड़े वाले के लिए है, बड़े का व्यास, छोटे वाले गोले का व्यास कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे छोटे वाले गोले का जो व्यास दे रखा है कितना होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है, यही होता है, और इसका व्यास जो दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बताइए यहाँ से छोटे वाले गोले का त्रिज्या कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले गोले का त्रिज्या और छोटे वाले गोले का त्रिज्या निकल गया। अब अगला काम क्या है कि इस बड़े वाले गोले का आयतन पता चल जाए, अगर इसका वॉल्यूम पता चल जाए आयतन, तो उसमें हम बड़े वाले गोले के आयतन में जब छोटे वाले गोले के आयतन से, एक छोटे वाले गोले के आयतन से जब भाग दे देते हैं तो उससे क्या होता है, टोटल गोलों की संख्या निकल जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन होता क्या है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है।
अच्छा एक बात बताइए, बड़े वाले गोले के आयतन के फॉर्मूले में और छोटे वाले गोले के आयतन के फॉर्मूले में क्या ये 4/3 पाई कॉमन होगा कि नहीं होगा? होगा कॉमन। तो जब उसमें भाग ही देना है तो 4/3 पाई, ये पाई क्या होगा, कट जाएगा। यानी अगर इन दोनों का सॉरी छोटे गोले की संख्या निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे छोटे गोले की कुल संख्या बराबर कितना होगा, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटा एक छोटे गोले का आयतन। यही होगा। तो बड़े वाले गोले का आयतन है कितना, 4/3 पाई आर क्यू। हम यहाँ पे लिख देते हैं 4/3 पाई आर। और आर के जगह पे कितना रखें बड़े वाले के लिए, तो बड़े वाले का त्रिज्या कितना आया है 9 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, बटा छोटे वाले गोले का आयतन। एक छोटे वाले गोले का आयतन के लिए फॉर्मूला सेम लगेगा 4/3 पाई, लेकिन त्रिज्या क्या है इनका अलग अलग है। तो इसका त्रिज्या कितना है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा। ये 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा कितने पर 9 9 9, यानी तीनों का मल्टीप्लाई, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 729। अब बटे में कितना 1, यानी छोटे वाले गोले की टोटल संख्या कितना आ गया, तो आप कहेंगे 729, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू उतना ही रहेगा। यानी छोटे वाले गोले की संख्या कितना आ गया 729, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 100 छात्रों का औसत अंक 80 है। वरीयता सूची में 15 शीर्ष 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों के औसत अंक क्रमशः 84 और 74 थे, तो शेष छात्रों का औसत ज्ञात करें। अभी जस्ट आपने औसत का एक क्वेश्चन बनाया 9 छात्र वाले, सेम क्वेश्चन वही है। इसमें कह रहा है कि टोटल 100 छात्र हैं, जिसमें से 100 छात्र जो हैं उनका औसत अंक कितना है 80 है। फिर कह रहा है कि ऊपर से मतलब शीर्ष ऊपर से 15 छात्र और नीचे से 15 छात्र को ले लिया जाए, तो ऊपर से 15 छात्र का औसत 84 है और नीचे वाले 15 छात्रों का औसत 74 है। तो ये कह रहा है जो बीच में जो छात्र हैं, अगर 15 और 15 को हटा दिया जाए टोटल कितना हो गया 30, तो 100 में से अगर 30 को हटा दिया जाए तो बचेगा कितना 70 बचेगा। तो ये कह रहा है कि 70 विद्यार्थी का औसत कितना होगा। सेम वही काम करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे देखिए, इस बार फार्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि औसत का योगफल बराबर होता क्या है, औसत गुणे संख्याओं की संख्या, ये आपको हमने बता चुका है, हम बता दिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे 100 छात्रों का, ठीक है, 100 छात्रों का योगफल हम डायरेक्ट करेंगे, तो योगफल कितना आ जाएगा 100 गुणे 18, इतना आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8000, यानी 100 छात्रों के अंकों का योगफल कितना आ गया 8000। अब ये कह रहा है कि 15 छात्र, तो 15 छात्रों का कितना हो जाएगा, तो 15 छात्रों का योगफल, ठीक है, यानी 15 गुणे कितना दे रखा है 84, तो 15 में क्या करेंगे 84 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 15 बटे 120, 126, यानी 1260, कितना आ गया 15 छात्रों का। फिर अगला जो 15 छात्र हैं नीचे वाले, उनका भी औसत दे रखा है, तो उनका भी योगफल निकाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 15 गुणे 74, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15 चौके 60, और ये 15 सात 105, 111, यानी 1110 इतना आ गया। अभी कह रहे हैं कि शेष, तो देखिए टोटल कितना हो गया 15 15 30 छात्र का, तो निकल गया। टोटल है कितने 100 छात्र, 100 छात्र हैं, तो 100 छात्रों के योगफल में से 30 छात्रों के योगफल को घटा देंगे, तो बाकी जो योगफल आएगा वो कितने विद्यार्थी का आएगा 70 विद्यार्थी का। तो यानी हम डायरेक्ट क्या करेंगे 70 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे 8000 माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 और ये 167 और 123 और 112, यानी 2370। और ये 70 विद्यार्थी कहाँ है नीचे हैं, चूंकि 70 विद्यार्थी का औसत निकालना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। एवरेज। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यही बचेगा ना। ये 0, 9 9 में 7 गया, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 में से सॉरी 10 है ना, ठीक है, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यहाँ तक ठीक है, और ये बटा 70, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कि आपके पास 563/7, जब इसमें भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 7/56, 80.7 यानी लगभग 43, क्योंकि ये आगे तक जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 80.43, और यही औसत हो जाएगा कितने विद्यार्थी का, तो शेष 70 विद्यार्थी का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीन संख्या इस प्रकार है
कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, तो पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात ज्ञात करें। चलिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 संख्या है और 3 संख्या के बारे में कह रहा है। हम मान लेते हैं कि पहला संख्या ये, दूसरा संख्या ये और ये तीसरा संख्या ये। पहले संख्या वाले के बारे में क्या कह रहा है कि पहला जो संख्या है वो तीसरे वाले संख्या से 30% ज़्यादा है, यानी ये वाला जो संख्या है 30% क्या है, ज़्यादा है दूसरे वाले संख्या से। और दूसरे वाले संख्या के बारे में कह रहा है कि दूसरा वाला जो संख्या है तीसरे वाले संख्या से 40% कम है। तो कभी भी हम क्वेश्चन को वहां से टैकल करना शुरू करते हैं जहां पे अंतिम हमारा वाक्य दिया रहता है। तो यानी अंतिम जो स्टेटमेंट दिया है कि सेकेंड वाला जो नंबर है यानी दूसरा नंबर वो तीसरे वाले नंबर से 40% कम है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से 40% कम है, इसका मतलब कि वो कितना है, उस व्यक्ति का 60% है। तो अगर मान लेते हैं कि 100 के पास अगर 100 रुपया है, थर्ड वाले यानी तीसरे नंबर के पास, तो इससे 40% अगर ये कम होगा तो ये कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि पहला संख्या जो है तीसरे संख्या से 30% ज्यादा है, यानी 100 तो है ही इसके पास और इससे 30% ज्यादा का मतलब 130, यानी इसके पास कितना है, 130 है। अब ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए तो अनुपात कितना आ गया, 13:6:10। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पहला जो संख्या है उसका अनुपात निकालना है, किसके किसके साथ से, तो पहला संख्या और दूसरे संख्या के योगफल के अनुपात से आपका रेशियो निकालना है। तो पहला संख्या कितना है, 13 है और पहले और दूसरे को जोड़ देंगे तो 13 6 कितना हो जाएगा, 19, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13:19। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगले क्वेश्चन की तरफ, एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदा और उनमें से एक जोड़ी को 15% के लाभ और दूसरे को 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसके विक्रय मूल्यों में 140 रुपए का अंतर है तो पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आदमी जो है 2 जोड़ी जूता खरीदता है और दोनों जो है समान मूल्य पर खरीदता है, लेकिन जब वो इसे बेचता है तो पहले जूते पे 5% की हानि पे और दूसरे जूते को 15% के लाभ पे ये वस्तु जूते को बेच देता है। इस तरीके से जो है ना इसके विक्रय मूल्य में टोटल 140 रुपए का अंतर आ जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत कितना, या मतलब टोटल लाभ कितना हो रहा है रुपए में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास मूल्य पता नहीं है तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कभी भी एक लाइन पे समझिए इस चीज को। अगर ये हम मान लेते हैं कि हमारा क्रयमूल्य है, क्रयमूल्य का मतलब सीपी, वह मूल्य जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्रयमूल्य कहते हैं। तो अगर हम देखिए कभी भी क्रयमूल्य से जब मूल्य बढ़ा करके किसी वस्तु को बेचते हैं तो वहां हमें क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। और जब क्रयमूल्य से घटा करके किसी वस्तु को बेचते हैं तो उधर हमारा क्या होता है, हानि होता है। यानी कभी भी मतलब क्रयमूल्य से बढ़ा करके यानी प्लस करके बेचने पे लाभ होता है और क्रयमूल्य से घटा करके बेचने पे हमें हानि होता है। माना कि अगर हम कोई वस्तु 100 रुपये का खरीदे हैं, ठीक है, हमारा सीपी कितना है, 100 रुपया, और इस वस्तु को 110 रुपये का बेचेंगे तो ये क्या हो रहा है, प्लस ही तो कर रहे हैं ना, मतलब इधर जा रहे हैं तो मतलब प्लस करना। तो क्रयमूल्य से बढ़ा करके बेचने का मतलब लाभ पे, और क्रयमूल्य से घटा करके मान लेते हैं कि इधर 90 रुपए का बेच दिए होते तो बताइए 10 रुपए का नुकसान हो जाता। यानी कभी भी क्रयमूल्य से बढ़ा करके बेचने से क्या होता है, लाभ होता है, क्रयमूल्य से घटा करके बेचने से हमें हानि होता है। इतना बात आप समझ गए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये कह रहा है कि जब वो घाटे पे बेच रहा है पहले जूते को, तो कितना परसेंट पे, 5% के नुकसान पे बेचता है, -5%। और जब वो दूसरे जूते को लाभ पे बेचता है तो कितना, 15% के लाभ पे बेचता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी कितना है या फिर अंतर कितना है, तो अंतर आप कहेंगे 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20% का। कितना हो जाएगा, 20%। देखिए चूंकि अंतर निकालना है ना, तो अंतर कैसे निकलता है, ये 15 हो गया और अंतर निकालना है तो -5, ठीक है। तो ये माइनस ब्रैकेट को लेकर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 15 5 20, इस तरीके से हो जाएगा। ये 20%, यानी यहाँ पे देखा गया पहले जूते को बेचा गया और दूसरे जूते को बेचा गया तो दोनों में अंतर कितने परसेंट का आ गया, 20% का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का अंतर नहीं है कितना, 140 रुपए का है। तो बताइए यहाँ से 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 20 में कितना से गुणा करने पे 100 हुआ, तो आप कहेंगे 5। तो इधर भी इसमें कितना से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700। यानी पहले जोड़ी जो जूता है उसका कीमत कितना आ गया, 700 रुपया। तो ऐसे टोटल कितने जोड़ी मैंने खरीदे थे, 2 जोड़ी, तो टोटल मूल्य कितना हो गया जूते का, तो 1400 रुपया। यानी उस व्यक्ति ने 2 जोड़ी जूते खरीदा, प्रत्येक जूते को कह रहा है कि समान मूल्य पे खरीदा, तो 700 और 700 कितना हो जाएगा, 1400, यानी 1400 रुपये में खरीदा। लेकिन जब ये बेच रहा था तो ये मेरा 700 हो गया और इधर भी 700 हो गया। जब इसको बेच रहा था तो पहले जूते पे 5% लॉस पे बेचा, यानी कितने पे बेचा, 95% पे, ठीक है, 95% पे। और दूसरे जूते को जो बेचा उसने 15% के लाभ पे बेचा, तो हम 115% ले लेते हैं।
ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे 35, ये 5, 7 नवा 63 और ये कितना हो जाएगा 67, यानी 675। ये वाला कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 7 एकम 7 3 10, 7 एकम 7 1 805। यानी पहले वाले जूते को देखिए, दोनों जूते समान मूल्य पर खरीदा है, लेकिन बेचा पहले जूते को कितने रुपए में 675 में, दूसरे को 805 में। तो बताइए टोटल कितना इसको इनकम हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 शून्य और ये कितना हो जाएगा 7 और 8 6 14। यानी देखिए इसने खरीदा था कितने रुपए में 1400 रुपए में, बेचा कितने में 1470 रुपए में। तो बताइए लाभ कितने का हो गया। तो आप कहेंगे लाभ जो हो गया 70 रुपए का हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है 70 रुपए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है पर 13,000 रुपये उधार लिए, जो 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करने हैं, तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 8% के ब्याज पे कुछ धनराशि जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया और उसने कहा कि मैं 2 साल के बाद या 2 वर्ष में आपको ये समान किस्त में मतलब बराबर बराबर पैसे करके मैं आपको इसका मतलब पैसे को चुकता कर दूंगा। और इस तरीके से उसने कितना पैसा लिया तो 13,000 रुपया लिया। तो वही कह रहा है कि उसका जो प्रत्येक किस्त है वो कितने कितने रुपए का होगा। तो किस्त निकालना है तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, देखिए रेट हम लोग इसमें दे रखा है कि दर दर आपका कितना दे रखा है, रेट की मैं बात करूं तो वो दे रखा है आपका 8%। और आपको पता है कि 8% का वैल्यू कितना होता है तो 8/100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/25। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि उसका मूलधन अगर P रुपया था तो उस पर 1 साल में ब्याज कितना रुपया देता है 2 रुपया 1 साल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर 25 रुपये पे 2 रुपये का ब्याज देता है तो वो कितना देगा 27 रुपये लौटाएगा 1 साल के लिए ना। ये 1 वर्ष के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ष। लेकिन जैसे बात आ जाएगी दूसरे वर्ष के लिए, तो दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, इन संख्याओं का क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं। तो जब वर्ग करेंगे तो बताइए 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625 और 27 का वर्ग 729। और यहाँ पे ये जो है एक सेकेंड थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं धनराशि, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं किस्त, क्योंकि किस्त के बारे में पूछा है। तो अगर 25 रुपए की धनराशि है तो उस पर 2 रुपये का किस्त हमको 2 रुपया बढ़ा करके पैसा देना पड़ता है। इसका मतलब कि किस्त कितने रुपए का हो गया 27 रुपये का। तो ये तो पहले साल का था ना, लेकिन दूसरे साल चूंकि 2 साल के लिए दिया गया तो दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा 25 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625, क्योंकि और ये 27 का वर्ग करेंगे तो 729। हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारा जो किस्त है वो एक 27 रुपए का है तो दूसरा 729 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपका जो किस्त है वो दोनों का दोनों क्या है समान किस्त है, क्योंकि उसने बोला है पहले ही वादा करके रखा था कि मैं जब भी आपको पैसा दूंगा तो 2 समान किस्तों में वापस करूंगा। तो हमने यहाँ देखा कि पहला किस्त जो 27 रुपए का है, दूसरा कितना 729 का, लेकिन किस्त बराबर होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे किस्त को बराबर करना पड़ेगा। इसमें 27 से अगर गुणा कर देते हैं तो हमारा किस्त कितना हो जाएगा 729 का हो जाएगा, 27 गुणे 27 729। अब ये क्या हो गया हमारा 729 रुपया हो गया, यानी किस्त हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। तो जब इधर वाले पक्ष में गुणा किया ना 27 से, तो इधर वाले पक्ष में भी गुणा करना पड़ता है। तो इधर कितना से गुणा करेंगे 27 से, तो बताइए यहाँ 27 से गुणा करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, ये 25 साते 175 का 5 हासिल कितना हो गया 15, 25 गुना 50 और 15 कितना हो जाएगा 65, यानी 655 रुपया। यानी 655 रुपये पे ब्याज किस्त कितना का 729 का, और इधर 625 पे कितना का किस्त 729। तो बताइए यहाँ पे 655 यहाँ पे 625, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम दोनों को जोड़ देते हैं तो धनराशि 5 5 10 और ये 5 2 7, सॉरी 7 नहीं 8, 6 6 12 1 13। यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई कहीं गलती हो गया होगा, एक सेकेंड देख लेते हैं। 25 में 7 से गुणा करेंगे 25 छक्का 25 सत्ते 75, अच्छा ये 5 हो गया 17 हासिल हो गया ना, 25 गुना 50 ये कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 625, तो इसको 625 में जब जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 5 10 शून्य हासिल 1 7 2 9 1 10 का शून्य हासिल 1 6 12 1 13, यानी यहाँ पे धनराशि कितना आ गया 1300 रुपया। आप कह रहे हैं कि धनराशि हमारा 1300 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसने धनराशि 1300 रुपया लिया ही नहीं था, इसने तो कर्जा कितना लिया था 13,000 रुपये का लिया था। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 10 रुपया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया प्रत्येक किस्त कितने का है, तो बताइए प्रत्येक किस्त कितने का है 729 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 है, तो 729 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 700 7290 रुपया।
यानी प्रत्येक किस्त कितने का हो गया, 7,290 रुपया। यही हमारा आंसर होगा जो आपसे पूछा था कि प्रत्येक किस्त कितने का होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, ठीक है।